बहुत बहुत आभार सर। समय का थोड़ा सा एक व्यवस्था है, हमें एक निर्धारित समय के अंदर रखना है, कार्यक्रम को पूरा करना है, इसलिए माफ़ी के साथ सर। बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य सर का रहा और बहुत विस्तार से उन्होंने राज्य, स्टेटलेस सोसाइटी और आज के जो हालात हैं उसमें राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, राज्य का क्या स्वरूप होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक परिदृश्य है उसके संदर्भ में भी बहुत सारी बातें विस्तार से कहीं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन संभावनाओं और जिन अपेक्षाओं का उन्होंने उल्लेख किया और जो एक आदर्श स्थितियों की बात सामने आती है, तो हिंदुस्तान जैसे देश में तो मुझे लगता है कि हम लोग तो अभी जो अगर कहा जाए कि जो हमारा संविधान है, अगर उसी को हम अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु माने आज़ादी के बाद के दौर में, तो बहुत सारी जो पक्ष हैं उनमें हमें नहीं लगता कि 20-30% से ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुंच है या बनी है, या उन संसाधनों की या उन आवश्यकताओं की जो पूर्ति है नहीं हो पाई। मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, उन्होंने कहा है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दस्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। तो अभी तो हमारी यही जो मूलभूत जो हमारे समस्याएं, जो जिनकी ज़रूरतें हमें हैं, वो हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं। एक आदर्शवादी राज्य की जो परिकल्पना है वो एक बहुत दूर का सपना है जिस मुहिम पर हम सारे लोग आज यहाँ बैठे हैं, एकत्र हुए हैं। हमारे बीच भाषा सिंह जी हैं जो मुझे लगता है कि लगातार यात्रा करके आज बाई रोड मैडम आई हैं आज दिल्ली से, और वो बहुत ही सुपरिचित पत्रकार हैं, लगातार लिखती रहती हैं और ख़ास तौर से महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर और तमाम सारा जो रिपोर्टिंग पिछले दिनों किसान आंदोलन से संबंधित और शाहीन बाग से संबंधित बहुत सारा महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग उन्होंने किया है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई है अनसीन करके। मैं भाषा जी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, अदृश्य भारत, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी 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 जी। सबसे पहले गिरिराज किशोर जी की स्मृति को नमन करते हुए और ख़ास तौर से आयोजकों को, प्रियंवद जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने खींच लाया ही कानपुर की तरफ, और जितना उनका स्नेह और आग्रह और इतने लंबे समय से रहा कि मुझे कल बहुत डर लग रहा था जब किसान आंदोलन में टिकरी में ही थी, इसीलिए फिर दोबारा कार लेकर आई मैं यहाँ कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं ना पहुँच पाऊँ कानपुर। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया तमाम आयोजकों का भी। और आप किताब हिंदी में है अदृश्य भारत, और उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में अनसीन और बाकी और भाषाओं में हुआ है। तो वो अब आपका जिक्र आया है और मेरे बहुत पुराने परिचित मित्र यहाँ मिले मुझे, देव यहाँ पर हैं। देव की वजह से कानपुर से, शुक्रिया देव, क्योंकि अनसीन में बहुत अहम भूमिका है अदृश्य भारत में। कानपुर जब भी याद आता है तो मुझे अपने रिक्शे पर यहाँ घूमना, बाल्टी वालियों के पास जाना, देखना और उनके जीवन को से रूबरू होकर बात करना, मुझे एक ऐसी स्मृति है जो ताउम्र मेरे साथ रहेगी। और उनसे जो दोस्तियाँ भी हुई वो चलती रहीं, अभी तक चल रही हैं, जीवन का हिस्सा। मैं सबसे पहले अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। पहला सत्र में नहीं सुन पाई, लेकिन काफ़ी कुछ पता चला कि क्या क्या बातें हुई हैं। दो तीन चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही थी जब हम बात करते हैं अहिंसा और प्रतिपक्ष की। कई स्मृतियां हैं, कई बिंब ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत साफ करते हैं कि अहिंसा और प्रतिपक्ष कहाँ है और दूसरी तरफ जो सत्ता और हिंसा है वो कहाँ है। समाज, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी हिंसा जाति है, और जिस समय हम यहाँ बैठे हैं
कुछ ही किलोमीटर दूर 4 दलितों को, जिसमें 2 महिलाएं हैं जिनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बाद उनकी कुल्हाड़ी से हत्या हो जाती है। कानपुर ने भी ये तमाम घटनाएं देखी हैं। हाँ, छोटी बच्ची। और इस तरह से अनगिनत घटनाएं, जो बर्बर हिंसा का दौर धर्म और जाति के आधार पर है, वो एक सबसे मनुवादी व्यवस्था जो रही है, जाति आधारित वर्ण आधारित व्यवस्था रही है, उसका सबसे बर्बर रूप, क्योंकि जिस समय हम आप बैठे हैं उस समय जो मनुवादी विचारधारा है, जो देश के संविधान और लोकतंत्र के खात्मे के लिए उतारू है और दूसरे ढंग की एक हिंसा को न्यू नॉर्मल बना रही है, इस समय देश का न्यू नॉर्मल हिंसा है। और ये अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री जब देश विदेश जाते हैं तो गांधी जी को याद करते हैं, नमन करते हैं, सब कुछ होता है। जब 2019 में वो वापस आए और संसद के आगे मत्था टेका, संविधान के आगे मत्था टेका, तो हम जैसे बहुत लोगों को बहुत डर लगा कि यह कहीं इसके खात्मे की ओर, जहाँ जहाँ नमन होता है उसके खात्मे की ओर की एक पूरी की पूरी कड़ी शुरू हो जाती है। तो एक जो डर था 2019 में, आज वह सच है। आज देश में संविधान कहाँ है, मेरा ड्राइवर मुसलमान है, उसको पार्किंग में भी डर लगता है। कोई बोलेगा अगर कि गाड़ी इधर से उधर भी, मेरठ गई थी मैं ऑफिस की गाड़ी लेके, मैं इन दिनों न्यूज़ क्लिक के साथ कुछ काम कर रही हूँ, तो ज़रा सी बात थी कि पार्किंग यहाँ नहीं करो, मंत्री जी की कोई आने वाले हैं, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं उनको इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं, ये हमारी जगह है, हम यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति कह रहे थे कि आप कुछ भी कहते रहिए, जैसे ही उनको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कुछ भी हो सकता है, फिर मैं आपको भी नहीं बचा पाऊंगा और आप मुझे नहीं बचा पाऊंगी। तो ये है हिंसा हमारे दौर की, जो लिखित अनलिखित हर जगह हमारे जीवन में इस समय इतनी ज़्यादा है कि अब ये भी नहीं समझ आता है कि किस हिंसा की हम बात करें, क्योंकि रोज़ एक नई उसकी बानगी है। दरअसल हम हिंसा के दौर ही में जी रहे हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। लगता है कि अच्छा, इतनी नृशंसता नहीं होगी। जब लिंचिंग का दौर चल रहा था इस देश में, तब कल्पना करनी मुश्किल थी। और बतौर पत्रकार उन परिजनों से मिलना, उन व्यक्तियों से मिलना जो लोग जिंदा रह गए लिंचिंग में, तो वो जो हौलनाक आवाज़ें हैं जो बता रही हैं कि क्या दौर है, किस तरह से एक बिल्कुल दूसरे ढंग का नरेटिव है, मतलब वो जो पूरा आख्यान है वो बिल्कुल दूसरे ढंग का आख्यान है। और इसकी सबसे बड़ी जो प्रयोग स्थली है वो हिंदी पट्टी है। और हिंदी पट्टी में जो भेद है, जो डिवाइड है, जो खाई है, वो इतनी तगड़ी और गहरी है। मुझे लगता है 2022 बहुत खूनी दौर उत्तर प्रदेश के लिए रहने वाला है, जिस तरह के संकेत नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा सच है, मौजूदा जो सच है हमारा। मुझे लगता है कि इस सच को हम कैसे देखें और इस सच से निकलने की राह है क्या। तो मुझे लगता है कि जो ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ ये भारत है, एक तरफ यह भारत है जो लिंचिंग पर उतारू है, यह भारत है जो दलितों को घोड़े पे चढ़ने के लिए मारता है, मूछ रखने के लिए मारता है, गरिमा से जीने के लिए मारता है। मेरे दोस्त सिद्दीक कप्पन अभी जेल ही में हैं, हाथरस में वो रिपोर्टिंग करने गए थे। तो एक तो ये भारत है जहाँ कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं कोई नियम कायदा, कोई अहिंसा की बात पूरी तरह से बेमानी लगती है। आप सब लोगों के पास घर खानदान की तरफ से 2 अक्टूबर को वो सब मैसेज पहुँचे होंगे जो बताते थे कि अब ये देश गांधी का नहीं, ये गोडसे का है। मेरे अपने घर परिवार, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, उस स्कूल के ग्रुप, जिस लखनऊ यूनिवर्सिटी में रूपरेखा जी मैं पढ़ी हूँ, वहाँ के दोस्त, मतलब मुझे ये लग रहा था कि क्या मैं इस मुल्क की हूँ, क्या मैं इन लोगों के साथ पली बड़ी हूँ, क्या हम लोग साथ खेले हैं, जहाँ पर जानबूझकर पहले तो गांधी जी की शहादत के दिन इस तरह की बातें होती थी। आप सब ने देखा है कि किस तरह से गोडसे को सेलिब्रेट करते थे। अब तो 2 अक्टूबर को ट्रेंड कराया गया। हमने सब ने देखा है कि लोग ट्रेंड हुआ गोडसे जिंदाबाद। तो एक तरफ तो यह देश है, यह एक ऐसा एक तबका है जो निश्चित तौर पे बहुत प्रभावशाली है,
निश्चित तौर पे सत्ता पर है, निश्चित तौर पर हमारे आपके पूरे मुल्क की दिशा और दशा तय करने वाला। लेकिन वहीं हमें ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं, ऐसा समन्वय भी दिखाई देता है, बहुत अभूतपूर्व समन्वय दिखाई देता है, जहां पर गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह एक साथ साथ हैं। और वह तबका भी कम शक्तिशाली नहीं है। मतलब उसने जिस तरह से साहस दिखाया है, जिस तरह से लोकतंत्र को जिंदा रखने की जो लड़ाई चल रही है, जो इस कमरे में तमाम आप सब लोग हैं, सब उसी लड़ाई का हिस्सा हैं। हम सब वहीं खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क बना रहे, एक फांसीवादी हिंदू राष्ट्र में ना तब्दील हो। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को किस तरह से एक अहिंसक और बेहद सृजनात्मक ढंग से चलाया जा सकता है, इसकी बानगी भी पिछले 7 सालों में हमें इतनी ज़बरदस्त ढंग से देखने को मिली और बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से देखने को मिली, उस हिस्से से देखने को मिली जिसके बारे में तमाम राजनीतिक गुरु जो थे, पंडित, मौलाना, सारे लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे। कोई नहीं बता पा रहा था कि नागरिकता संशोधन कानून जिसे ऐसे पारित करा दिया गया, उसके खिलाफ इस देश में इतने बड़े पैमाने पे लोग उठाएंगे। वो औरतें उठाएंगी जिनके बारे में मतलब कहीं से भी कोई सोच ही नहीं थी। मैं जब कानपुर आई, जब मैं देवबंद गई तमाम बहनों से मिलने के लिए, जहाँ देवबंद में वो मौलानाओं के ऊपर चूड़ियाँ फेंक रही थीं, कह रही थी कि तुम भाग जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम समझौता कराने आए हो। तो ये है, ये भी इस समय ही हो रहा है, ये इसी दौर में हो रहा है। हम जब जिंदा हैं, जब एक तरफ लिंचिंग हो रही है, उस तरफ ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सत्ता की हिंसा है, एक तरफ वो जितनी बर्बर हुई है, जितनी क्रूर हुई है और जितनी उसके पास शक्ति आई। अब देखिए, सारे तंत्र जितने हमको पढ़ाए जाते थे कि लोकतंत्र के 4 खंबे हैं, चारों खंबे, जिस खंबे से मैं आती हूँ, मीडिया, वो तो घुटना टेकी है। मतलब उसको गोदी मीडिया क्यों कहें हम, मतलब उसको कुछ भी आप कह दीजिए, कॉरपोरेट मीडिया है, उसका मालिक अंबानी है। पी साईनाथ जो हमारे सीनियर हैं, उनका जो अध्ययन है वो बताता है कि हर दूसरा से तीसरा जो पत्रकार है, जो प्रिंट का हो या इलेक्ट्रॉनिक का हो, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक का, उसकी तनख्वाह अंबानी जी देते हैं। तो सवाल है, अगर अंबानी जी देते हैं और अब अडानी जी भी आ रहे हैं और दोनों ही मोदी जी के यार हैं, तो अब वो जो मीडिया है वो चाहे अनचाहे भी दूसरा जो लोकतंत्र को बचाने वाली ताकतें हैं या हिंसा के खिलाफ अहिंसा की बात करने वाली ताकतें हैं, उनके बारे में कैसे रिपोर्ट करेगा? बहुत कम रिपोर्ट करेगा। या वो जो परसेप्शन बनाने की अवधारणा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, आप सब लोग जानकार हैं, खाली मैं संक्षेप में कोशिश करूँगी कि अपनी बात रखूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे ज़रूरी लगती है कि इस दौर में एक और बहुत अहम काम हुआ है कि हिंसा फैलाने के काम सिर्फ पुलिस, मिलिट्री ने नहीं किया है। वह कश्मीर में कर रही है, वो उत्तर पूर्व में कर रही है, वो हर जगह कुडनकुलन में कर रही है, हर जगह कर रही है। वो तो एक है ही जो हिंसा लाठी चलाते हुए दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ पेपर लीक हो गया, इतने परीक्षार्थी आए थे, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज हो रहा है। सब वो तो हिंसा है ही जो दिखाई दे रही है। दूसरी हिंसा जो दिखाई कम देती है लेकिन उसकी मार बहुत तगड़ी होती है, वह अवधारणा के स्तर पर है, जिसमें झूठ बोलना सिखाया जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि वो 100 बार झूठ बोलो तो एक बार वो सच हो जाता है। ये सब तो सिद्धांत रहा, लेकिन ये हम जी रहे हैं आज के दौर में। और इसमें मीडिया की जो भूमिका है, जो कॉरपोरेट मीडिया, उसे मैं कॉरपोरेट मीडिया कहती हूँ क्योंकि उसके बरक्स भी एक मीडिया खड़ा हुआ है जो दिखा रहा है। तो जो कॉरपोरेट मीडिया ने जो अवधारणा और जो नफरत और हिंसा फैलाई है, वह भी बहुत भयानक है। उसने जो दिमाग को प्रदूषित किया है, उसने जो बहुत बड़े पैमाने पर एक लिंचिंग मॉब क्रिएट की है। हमने देखा है कि किस तरह से उमर खालिद के ऊपर इतनी नफरत फैलाई गई। मैं तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी जब गोली मारने लोग आए थे उनको। वो क्यों? क्योंकि उसको एक खलनायक के तौर पर लगातार मीडिया का एक खेमा दिखा रहा था। आप देखिए किसानों को, आप देखिए शाहीन बाग को। मतलब इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, बहुत आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है। जो पूरा आज़ादी के बाद का जो आंदोलन
अनगिनत आंदोलन हुए, कम आंदोलन नहीं, लेकिन इतने क्रूर शासन के दौरान ये जो 2 आंदोलन, हाल के आंदोलन हैं, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ का आंदोलन हो, या जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, इससे ज्यादा अहिंसक आंदोलन कोई हुआ है क्या? और इतना लंबा और सेल्फ सस्टेन्ड। आप देखिए कि दोनों ही जो आंदोलन हैं उनकी खूबसूरती ये है कि वो सत्ता के शीर्ष को चुनौती सीधे से, मतलब पीछे से नहीं है। मैं 26-27 साल से मीडिया में हूं, मैंने पहला आंदोलन देखा जो सीधे सीधे मीडिया को भी चुनौती दे रहा है। वहां पे पोस्टर लगा है बाय 1 गेट 1 2 गेट फ्री, गोदी मीडिया हमें नहीं चाहिए। शाहीन बाग में जो महिलाएं, हमारी नानियां और दादियां बैठी थीं, उन्होंने मीडिया को किस तरह से जवाब दिया। तो ये जो एक अपने आप इवॉल्व करता हुआ आंदोलन, और कितना क्रिएटिव है, कितना सृजनात्मक है। हर समय तमाम लोग जो बैठे रहते हैं बंद कमरों में कि नहीं अब तो किसान आंदोलन निपट गया, 26 जनवरी हो गई, अरे भौकाल मच गया, बस खत्म, अब तो उखाड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जो जनता की शक्ति है, जो अहिंसा की शक्ति है और जो विचारों की शक्ति है, वो किस तरह से तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालती है, किस तरह से वो आगे बढ़ना, क्योंकि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें इसी भारत में एक साथ घटित हो रही हैं, जहाँ इतनी नफरत है, वहाँ पर जब भी हम जाते हैं तो मलेरकोटला का चावल ज़रूर खाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम भाई खिलाते हैं, जबकि शुरू में चला कि बिरयानी खिला रहे हैं। हम देखिए, ऐसा नहीं कि दुष्प्रचार नहीं, लेकिन जिनको जनता की ताकत में भरोसा है, चाहे वो शाहीन बाग की महिलाएं हों, जो देश भर में जहाँ जहाँ जितनी शक्ति रही, मैं शाहीन बाग को इसलिए बहुत अहम आंदोलन मानती हूँ भारतीय लोकतंत्र का, आज़ादी के बाद का, क्योंकि इसने आंदोलन के नए अड्डे गढ़े, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम और जो इसका नारीवादी आख्यान है, जहाँ औरतें सहूलियत से बैठ सकें, जहाँ मेरा घर है वहीं बैठूंगी क्योंकि वहीं बच्चे भी हैं मेरे, बच्चों को भी देख लूंगी, बच्चों का होमवर्क भी चल रहा है, बच्चे स्कूल ड्रेस में सीधे सीधे आ रहे हैं। तो ये जो क्रिएटिव विचारधारा है या क्रिएटिव सोच है, जो चुनौती सीधे अमित शाह, मतलब सीधे उनसे चुनौती लेने कौन आता है, जिससे दिल्ली के तमाम पत्रकार एक सवाल आज तक नहीं पूछ पाते हैं। अमित शाह आते हैं, मोदी आते हैं, जो बदनाम करने के लिए सीधे मुकाबला उन्होंने खोला ना, वहाँ पर बोला कि करंट यहाँ लगेगा, करंट वहाँ लगेगा। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर जिस तरह से जनता ने रास्ता तलाशा, हिंसा कराने की भरपूर कोशिश हुई, शाहीन बाग में उसका जवाब दिया फूल बरसाओं सारों पर। जब गोली चल, किसी का फोन है यहाँ, हाँ नहीं वो तो अलग था, लेकिन ये जब गोली चली थी तो उन्होंने कहा कि हम सब के प्यारों पर फूल बरसाओ सारों पर। उस दिन फूल बरसाए गए शाहीन बाग में। अब इसी तरह से आप देखिए जो किसान आंदोलन है, अलग अलग मोर्चों पे आपने उसको आतंकवादी कहा, जो कुछ भी कहा, सब आपके सामने है। मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि जो जनता की शक्ति है, जब वह एकजुट होती है, और वह भी किसी परंपरागत फॉर्मेशन में नहीं है। ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि वो जो परंपरागत फॉर्मेशन था, हमने सोचा था कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आएगी, दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह उनकी जीवन और मरण की कहानी थी। अगर किसान अभी नहीं आते तो कभी नहीं आते, अगर शाहीन बाग अभी नहीं आता तो कभी नहीं आता, अगर लॉकडाउन के समय मजदूर बाहर नहीं आते, मर जाते। भाई लॉकडाउन के समय जो मजदूरों ने रिवोल्ट किया, इतने भयानक आताताई सत्ता से, जहां पे आप बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है कि ये तो कोरोना करियर्स हैं, भाई ये कोरोना को लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप पाते क्या हैं कि वो तो रिवोल्ट कर दिए, वो तो सड़क पे निकल आए। और शायद जो बहुसंख्य आबादी है, जो हमारी जनरेशन की, जिसने पार्टीशन नहीं देखा है, उसने तो पहली बार देखा ना कि इतने बड़े पैमाने पे गरीब भी बसते हैं। मीडिया ने भी पहली बार देखा कि गरीब भी बसते हैं। ये सारे लोग हमारे ही शहर के हिस्से हैं, और उन्होंने उस सत्ता से चुनौती लेते हुए जब वो निकल पड़े रैली में, करोड़ों, 1 करोड़ पार्लियामेंट में कहा सरकार ने कि 1 करोड़ के लोग मूव किए एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारा जो प्रतिरोध है, और वो सारा प्रतिरोध बिना किसी सो कॉल्ड अहिंसा के नारे के तहत है, लेकिन अहिंसा है उसमें।
वो हिंसा को चैलेंज कर रहा है, हिंसा को चुनौती दे रहा है, हिंसा के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन वो अपनी नई परिभाषा गढ़ रहा है, अपनी नई शब्दावली गढ़ रहा है, नए उसके नारे हैं, नए स्लोगन्स हैं। और आप देखिए कि सबसे खूबसूरती की बात यह है कि यहाँ पर जो समन्वय है विचारधाराओं का, यहाँ पर गांधी और अंबेडकर टकरा नहीं रहे, यहाँ पर गांधी और भगत सिंह टकरा नहीं रहे हैं, यहाँ पर लाल सलाम भी लग रहा है, नीला सलाम भी लग रहा है, सतरंगी सलाम भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि रास्ता क्या है। दलित अस्मिता का जो सवाल है आज की तारीख में, जो किसान आंदोलन है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती खेतिहर मजदूर को अपने साथ शामिल करने का है। लक्ष्मण सिंह वहाँ खड़े हैं टीकरी बॉर्डर में, जो कि बताते हैं कि किस तरह से दलितों की ज़मीन का जो सवाल है, उनकी जो मजदूरी का सवाल है, वह भी 3 कृषि कानून से जुड़ा हुआ है। हमारा आपका तो पेट जुड़ा ही हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन हक के तौर पे आप देखिए तो ये जो आख्यान है लोकतंत्र का, लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली जो ताकतें हैं, यह बता रही हैं कि जितना भी हिंसा का दौर होता है, जनता के पास बचने का, जिंदा रहने का और अपने मुल्क को बचाने का, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो नई परिभाषा विकसित की है सड़कों पर, जो ग्राफिटी बनी है जामिया से लेकर तमाम जगहों पे, जो स्कल्पचर्स बने हैं, जो गाने लिखे गए हैं, जो पंजाब उड़ता पंजाब हो गया था, ड्रग्स में डूबा हुआ था, आज देखिए वो नौजवान किस तरह से सेवा कर रहा है, किस तरह से पंजाब और हरियाणा साथ मिला है, उत्तर प्रदेश साथ मिला है, जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे आप, हम नहीं सोच सकते थे, कोई नहीं सोच सकता था। तो ये मुझे लगता है कि हमारी हिंदी पट्टी में ही ये घटित भी हो रहा है। ये भी अच्छी बात है कि यही जो काउ बेल्ट है, इसका एक मेजर हिस्सा है जो ये चेंज ला रहा है। ये जो चेंज है, इस चेंज को किस तरह से नफरत के खिलाफ हम बतौर भारतीय नागरिक क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल आज हर इंडियन सिटीजन के सामने यह है कि हम अपनी भूमिका क्या अदा कर सकते हैं, हम कैसे देखें। क्योंकि ये बात सही है कि ये सब कुछ जिस दौर में हो रहा है, उस दौर में सत्ता बेहद निरंकुश है, झूठ इतना ज़्यादा है कि उसको काटना मुझे लगता नहीं कि किसी के लिए भी संभव है। अब देखिए जेवर जो एयरपोर्ट हुआ, उसमें आपने चीन का फोटो डाल दिया, भद भी पिट गई, वहाँ से भी जवाब आ गया, लेकिन कोई जवाबदेही तो आपकी है नहीं। हम आप हंस लेंगे, लेकिन जो अधिसंख्य लोगों तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए संदेश पहुँच रहा है, जो नफ़रत पहुँच रही है, जिस तरह से दलितों के खिलाफ नफ़रत पहुँच रही है, अगर मुसलमानों को निशाने पे लिया गया है तो ईसाइयों को कम लिया गया, ऐसा नहीं है, दलितों को कम लिया गया, ऐसा नहीं है। मतलब इस उत्तर प्रदेश में जितनी बर्बर घटनाएं हुई हैं, जिस पर बहुत तूफान हो जाना, लखीमपुर तो अलग ढंग का एक वितान है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर हाथरस के बाद भी आज तक चल रहा है और कहीं कोई जवाबदेही हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये मुझे लगता है कि 2 हिस्सों में जो बांटने की उनकी साजिश है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि डिवाइड हो, डिवाइड और रूल जो ब्रिटिश के दौर का हमने किताबों में पढ़ा है, उससे अब आज की तारीख में सबसे बड़ा है, घर घर में बंटवारा है, घर घर में लड़ाई है। ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पॉलिटिकल विचारधाराओं में लड़ाई है, ये दरअसल लड़ाई इस समय भारत एक मनुवाद पर आधारित फांसीवादी हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसको बनाने की ताकतों में, और दूसरी तरफ जो लोग चाहते हैं कि भारत एक अमन का अहिंसक देश, लोकतंत्र पर आधारित देश बना रहे, क्योंकि उसमें ही उनको सर्वाइवल दिखता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत उपकार कर रहे हैं या कोई उपकार कर रहा है, हमें लगता है कि हम तभी जिंदा रह सकते हैं, यह वतन हमारा है। तो राष्ट्रवाद को भी दूसरे ढंग से जो परिभाषित आज के दौर में किया है, देखिए सारे झंडे, जो झंडा एक समय झंडा यात्रा निकालती थी आरएसएस और बाकी लोग, जिन लोगों ने कभी झंडे से प्रेम नहीं किया, लेकिन जब वो झंडा यात्रा कठुआ के समय निकालने लग गए थे, तब डर लगने लग गया था कि क्या होगा। बस मैं अपनी बात समाप्त करूंगी 2 मिनट में, कि वो जो झंडा उनके हाथ में गया था, उसको खींच के जो लोग अपने पास लाए हैं, वतन के पक्ष में लाए हैं। मुझे लगता है आज जो प्रतिपक्ष का काम है कि ये जो सारे आइकन्स हैं, ये जो सारी लड़ाई है, इसमें हम अपना स्टैंड कैसे लें।
हम कहाँ खड़े हैं, हम अपनी भूमिका बतौर लेखक, बतौर पत्रकार, बतौर भारतीय नागरिक, ये जो आंदोलन चल, क्योंकि आंदोलनों का दौर तो अभी चलेगा, जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, तमाम चीज़ें बिक रही हैं, वो सब आपके सामने हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो खामोश रहने वाला तबका है वो भी बढ़ रहा है। वो डरा हुआ जो तबका है वो चाहते हैं कि खौफ तारी हो, हम आप ऐसे बैठे नहीं, आप ऐसे बात ना करें। आज के दौर में मुझे त्रिपुरा जाने से पहले 3 बार सोचना पड़ता है कि अगर FIR होगी तो कौन कौन बचाने आएगा, कोई बचाने आ पाएगा कि नहीं। वो चाहते हैं ये खौफ तारी हो। इस खौफ को हम कैसे सामूहिकता के साथ, ये अकेले में लड़ाई नहीं हो सकती, बहुत सीधी और सहज बात है, चाहे आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, यह लड़ाई अकेले में नहीं लड़ी जा सकती। इस लड़ाई में सामूहिकता का होना, मुझे ये पता होना कि मुझ पर हमला होगा तो महेश्वरी जी हैं वो बचाने आएंगे, या पंकज हैं या दीप हैं यहाँ पर वो बचाने आएंगे, ये जो भरोसा है, ये जब तक ये भरोसा इधर की खेमे में नहीं, क्योंकि उनको तो पता है कि नमाज रोकनी है। एक मैंने देखा है, मेरे तो दोस्त रहते हैं वहाँ पर, व्हाट्सएप मैसेज आता है और 1 घंटे के अंदर 10 जो लड़के हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना, खाली भगवा डालना है, कुछ नहीं करना ना आपको, तो खाली वहाँ जाके 10 लोग होंगे, मोबाइल होगा, शुरू हो जाएगा। इसका हम काउंटर कैसे करें? क्योंकि देखिए देश में जो स्थिति है वह छोटी छोटी बड़ी बड़ी लड़ाइयों की स्थिति हो गई है आज की तारीख में, और यह थोड़ा सा बढ़ेगा भी जब तक उनको पॉलिटिकली चैलेंज नहीं मिलता। हमारे आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इसका काट देश की जनता बहुत सृजनात्मक ढंग से दे रही है, बहुत अहिंसक ढंग से दे रही है, और बहुत दूसरे ढंग से एक मिलाप करते हुए दे रही है। तो मुझे लगता है कि जब हम बतौर भारतीय नागरिक कहते हैं कि मुझे अपने वतन से प्यार है, तो हम तमाम लोगों के दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि वतन से प्यार करने वाले जो बाकी लोग हैं उनके साथ हम उसी तरह से खड़े रहें। यहाँ पर मैं शमशेर की एक छोटी पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म करूँगी। गणेश शंकर विद्यार्थी की यह नगरी है, उन्होंने हमें उस दौर में भी सिखाया था कि लड़ना कैसे है, लड़ना क्यों ज़रूरी है, और लड़े बिना न मुल्क बचाया जा सकता है, न खुद को बचाया जा सकता है। और साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे लड़ना, विचारधाराओं का जो प्रतिरोध की विचारधाराएं हैं उनके बीच का समन्वय होना, तमाम रंगों का मिलना कितना ज़रूरी है। यह कविता दूसरे संदर्भ में बहुत अलग अलग संदर्भों में पढ़ी जाती है, लेकिन मुझे आज कानपुर आते हुए ये याद आ रही थी तो मैंने सोचा था आपके सामने रखूंगी। लौट आ ओ धार, टूट मत ओ सांझ के पत्थर हृदय पर, टूट मत ओ सांझ के पत्थर हृदय पर, लौट आ ओ फूल की पंखुड़ी, फिर फूल से लग जा, चूमता है धूल का फूल कोई हाय। शुक्रिया।